साथियों, वंदे मातरम। आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज 24। मैं इस समय हूँ रिखणीखाल ब्लॉक में, जो कि अजीतपुर ये गांव है जहाँ पे मैं इस समय हूँ। यहाँ से डिस्टेंस पे आपका मार्केट है कोटड़ी सेंट, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है कोटड़ी सेंट का। यहाँ पे मुझे आपको मैं गाड़ी पुल 1 किलोमीटर के आसपास है ना, गाड़ी पुल से 1 किलोमीटर, गाड़ी पुल यहाँ से नज़दीक में, यहाँ से भी। और अगर बात करें मैं यहाँ पे आज आपके सामने क्यों आया हूँ, जी हाँ, मैं बता दूँ रिखणीखाल क्षेत्र जो है, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक से यहाँ तक कम से कम 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये जगह जो है ना जी 20 किलोमीटर का होगा। तो यहाँ पे मैं इसलिए रुका कि मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे ऐसे भाई हैं जो पहाड़ों में स्वरोजगार कर रहे हैं। उन बंजर खेतों में जो लगातार क्षेत्र में आप देख रहे होंगे, लगातार खेत बंजर हो रहे हैं, और आने वाले समय में लगातार सरकार इस पर काम कर रही है कि ये वन पंचायत में ना चले जाए। जहाँ पे बंजर खेती हो रही है उसमें भी कानून बनने की तैयारी चल रही है, और कब तक लागू होगा ये तो अभी कह नहीं सकते हैं। लेकिन भाई ने एक ऐसा स्टैंड उठाया है, ऐसा काम किया है जो मैं देखने से मैं रह नहीं पाया। बात करेंगे अजय पाल रावत जी, जो कि अजीतपुर गांव से आते हैं और यहीं पे स्वरोजगार कर रहे हैं। सर, पहले तो रहने वाले कोटड़ी के हैं, कोटड़ी के रहने वाले हैं आप, तो यहाँ आपका निवास है। तो सबसे पहले आपका साथ स्वागत है पहाड़ न्यूज़ 24 पे। धन्यवाद। अच्छा रावत जी, अगर बात करें, आप पहाड़ों में रह रहे हैं, प्लान लगातार पहाड़ों से हो रहा है, लेकिन आपने यहीं पे अपना स्वरोजगार अपनाया। और मैं ये देख रहा हूँ आपने कई मल्टीपल काम, अगर बात करें फिश पाउंड का, आपने सामने ये मैंने आपके तालाब भी देखे हैं, है ना। खेती में लोग यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, खेती में जो आजकल गेहूँ उगे हुए हैं। आपने कुछ मुर्गियाँ भी पाली हुई हैं, ये भी देखा मैंने। आपने चक्की भी रखी हुई है, इसके साथ साथ आपने गाय भी रखी हुई है, जर्सी गाय भी हैं। और आपने क्या क्या काम किया हुआ, जरा ये चीज़ बताएगा। और देखो, एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगा आपका कि आपने मल्टीपल काम पकड़े हुए हैं, क्योंकि पहाड़ों में मल्टीपल काम ही चल सकते हैं। ये ज़्यादा बेहतर आप जानते होंगे, क्योंकि एक काम चलाना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं जी। तो थोड़ा सा बताएगा हमारे दर्शकों को कि आपने कैसे करा, कैसे करे चलाते हैं, कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। संजीव जी, असल में आदमी को कुछ चीज़ें विरासत में मिलती हैं और कुछ चीज़ें आदमी स्वतः ही ज्ञान लेके करता है। जहाँ तक पर्यावरण की बात है या क्षेत्र की बात है या किसी चीज़ की बात है, कुछ चीज़ें हमें पर्यावरण के संबंध में अगर जो हमें मिली तो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी के अथक प्रयासों की बदौलत मिली है। और उन्होंने जो प्रयास यहाँ पे जंगलों को बचाने के लिए किया है, निरंतर लगभग हम 37-38 साल ऐसे हो चुके कि हमने इस जंगल को, ये बिल्कुल वीरान था, परंतु आज यहाँ पे आप ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो हमने ये पूरा हरा भरा बना दिया है। और इसकी देख रेख करके और इस पर हमने मेहनत की। और आप फिर दूसरी बात, आपने खेती की बात कही, तो मैं आप मेरे इधर अगर नजर दौड़ाएंगे तो ये पूरी खेती लगभग बंजर हो चुकी है। परंतु अगर आज हम किसी व्यक्ति को अगर हम समझाना चाहेंगे कि भाई आप खेती मत छोड़िए, तो उसका सबसे पहला नज़ीर तो हमें पेश करना पड़ेगा कि भाई तुम खेती नहीं कर रहे हो और हमको खेती के लिए बोल रहे हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे खेती भी रखी है। मुझे पता है कि खेती में क्या होता है, क्या हो रहा है। आजकल सरकार की या सरकारी संस्थाओं की जो बात हम किए जा रहे हैं, हम लगातार लगभग 10 से 15 साल से हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि जहाँ पे खेती हो रही है जी, आप ये छोड़िए कि आप कौन कहाँ पे कैसे, आप विभागों को आप जिम्मेदारी दीजिए कि जिन जगहों पे खेती हो रही है उन जगहों को आप घेर बाड़ कीजिए। परंतु होता क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें गंदी राजनीति घुस जाती है, और उसमें जहाँ पे लोग खेती करते हैं वहाँ पे घेर बाड़ हो नहीं पाता, जिस कारण पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा खेती है। अगर खेती को नहीं छोड़ते तो कोरोना काल से जितने हमारे भाई बंधु हमारे घर आए थे वो भी नहीं जाते अगर उनकी खेती को संरक्षित किया जाता। बिल्कुल, आपने सही कहा कि तो मौका अच्छा था सरकार के पास जब रिवर्स प्लान हुआ था। रिवर्स प्लान की जो बात हुई, तो उस समय अगर हम यही चाहते कि जिन जगहों पे विभाग को, अगर कृषि विभाग को ये बोलते हॉर्टिकल्चर, अब आप मेरे सामने नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पे ये हॉर्टिकल्चर हमने ये भूमिदान की है, वहाँ पे आपके सामने ये कृषि विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है। तो हम ही चाहते कि लोगों को किस प्रकार से लोगों को सुविधाएं मिल सके, इसलिए हमने ये भूमि निःशुल्क दान की है, माता जी ने की है, हमारी माता जी ने की है। तो
हम ये सोचते हैं कि अगर लोगों को एक जगह पे सभी सुविधाएं मिल जाए तो लोग हो सकता है कि पलायन को छोड़कर अपने घर गांव में पहुंचे। रिवर्स पलायन का जो अगर एक जो मुद्दा था वो थोड़ा सा बना रहे और लोग यहाँ पे कुछ खेती पाती कर सके। जी। परंतु विभाग की उदासी, और मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ कि इसमें बहुत गंदी राजनीति घुसी हुई है कि जिसके तहत कि अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कई गांव ऐसे कि जहाँ पे घेरबाड़ हुआ है, उसका ना कोई औचित्य है, ना कोई 200 मीटर की फेंसिंग वायर में क्या कोई किसी गांव की खेती का घेरबाड़ हो सकता है? मतलब अगर आपने 200 मीटर की जगह आप 5 गांव को छोड़ दीजिए और एक गांव को जो गांव संपूर्ण खेती कर रहा है उस गांव को कवर करते तो 1 किलोमीटर का एरिया कवर हो सकता था। इसी प्रकार से अगर सरकार स्वस्थ और स्थिर बुद्धि से अगर काम करे तो आज भी प्लान को रोका जा सकता है, जहाँ पे कि आज भी कई ऐसे युवा बेरोजगार हैं जो घर गाँव में कोई काम करना चाहता है और निरंतर उनकी उदासीनता, सरकार की उपेक्षाओं के कारण उनकी उदासीनता बनती जा रही है और वो यहाँ छोड़ के पलायन कर रहे हैं। बिल्कुल। और जहाँ पे मैं बताऊँ कि ये वाली पूरी पट्टी है तो ये इतनी उपजाऊ जमीन है कि अगर आज भी इसे अगर सरकार अगर इसे संरक्षित कर दे तो यहाँ पे खेती के कई नए आयाम बन सकते। बिल्कुल, पानी बिल्कुल नज़दीक है, पानी की ज़मीन है पूरी ज़मीन। ये आपने बहुत बड़ी बात कही। सरकार की उदासीनता भी हम लोग देखते हैं, तभी जाके यहाँ से प्लान हो रहा है, नहीं तो प्लान होता भी नहीं। जी। अगर बात करें सर, जैसे आपने स्वरोजगार कर रहे हैं, आपने क्या क्या चीज़ें अभी जो मैंने अभी गिना है वो, और उसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं? यहाँ पे बेसिकली मैं सबसे मेरा मुख्य उद्देश्य तो खेती का है, ताकि मैं लोगों को समझा सकूँ। दूसरा मेरा उसके मतलब एक सहायक व्यवसाय के रूप में जैसे मछली पालन का, थोड़ा सा मुर्गी पालन का, थोड़ा सा मधुमक्खी पालन का, थोड़ा सा मैं जैसे ये उद्यानीकरण पे तो मेरा बेसिकली मेरा एक वो रहता है कि उद्यानीकरण पे हम थोड़ा लोग अगर यहाँ पे करें तो जैसे यहाँ पे रजबो एक गांव है तो वहाँ पे हम कीवी के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। अभी हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने भी कीवी का लगाया। उनके बाद अब एक नए गुरुजी हैं, उन्होंने भी वहाँ पे कीवी का किया है। जो हाइट वाली जगह है मैं सबको सेब और कीवी के लिए कहता हूँ और मेरा निरंतर प्रयास रहता है कि लोगों को इसकी समस्त जानकारी दी जाए। अच्छा अजीत भाई, अजय भाई अगर बात करें, आप इन्हीं पहाड़ों में रह रहे हैं, बच्चे आपके साथ ही रहते हैं, है ना? बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे चलती है? क्योंकि मेन चीज़ मैंने एक चीज़ देखा है कि लोग बात ज़्यादा ये कहते हैं कि हम लोग बच्चे के कारण हम लोग प्लान कर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और है भी कई स्कूल में हम देखते हैं कि पढ़ाई का स्तर बहुत गिर भी रहा है धीरे धीरे। जी, मैं इसका भी आपको एक उदाहरण देता हूँ। पढ़ाई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यदि आप अगर स्वेच्छा से अगर अपनी मतलब मन से सोच ले कि हमने खेती के साथ साथ या अपने स्वरोजगार के साथ साथ अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है। आप मेरे बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे, एक मेरी लड़की थी यहाँ पे अभी, तो मेरी लड़की पिछले वर्ष भी उदयमान खिलाड़ी रही और उसे सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में 1500 रुपये पर प्रति माह मिलता है। और सरकारी स्कूलों में यहाँ से पहाड़ के स्कूलों से अगर हम पढ़ाएं और उन पे फोकस करें, उनको देखें, उनको पढ़ाएं, उनको सही दिशा निर्देशन करें तो हम अपने बच्चों को भी यहाँ से भी बहुत अच्छे पदों पे पहुँचा सकते हैं। मेरा इस लड़की से बड़ा वाला जो बच्चा है तो थोड़ा सा हमने मेहनत की तो वो बच्चा हमारा नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय खैरेसण में इस समय अध्ययनरत है। और मैं अच्छा नवोदय में आपके छोटा वाला बच्चा है? बड़ा वाला बच्चा मेरा वहाँ। अच्छा बेटा इधर आओ। ये हमारी अच्छा और ये उदयमान की ये मेरे गाँव से आते हैं और मैं इनको निरंतर यहाँ पे अभ्यास कराता हूँ ताकि उदयमान में निकले और किसी ऐसे कंपटीशन की तैयारी भी करवाता हूँ कि ताकि ये बच्चे आगे भविष्य में कुछ बढ़ सके। और मैं क्षेत्र के सभी लोगों से कहता हूँ, मैं पहाड़ी क्षेत्रों के जितने भी लोग हैं, जिसके पास भी थोड़ा सा समय है तो समय को व्यर्थ न करें। या तो आप सब्जी लगाएं, या आप कुछ कुक्कड़ पालन करें, या आप बकरी पालन करें, या आप इन नौनिहालों को का भविष्य सुधारने का काम करें। और मैं इनमें लगभग सभी कामों में थोड़ा थोड़ा अपना समय देता हूँ। और ये भी बच्चा ये भी इस बार शायद ये भी इसने भी उदयमान का टेस्ट दिया। क्या नाम है बेटा आपका? आर कौन सी क्लास है बेटा आपकी? 4th क्लास। जी। कहाँ पढ़ते हैं आप बेटा? प्राथमिक विद्यालय कोटरी साइड जी। अच्छा। आपका नाम गुड़िया? आराध्या रावत। आराध्या रावत। आप कहाँ पढ़ते हैं?
राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटरीसैंण। कोटरीसैंण। अच्छा, आप किसी ये की तैयारी कर रहे हैं? पिछली बार की उदयमान खिलाड़ी रही थी। अच्छा अच्छा, तो उस समय तैयारी किया था आपने? और उस समय अभी भी मैंने ये भी सुन रहा हूँ कि आप ना अपने बच्चों के साथ साथ और बच्चों की भी यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं। हाँ, अभी यहाँ पे आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो यहाँ पे कई बच्चे यहाँ पे एकत्रित होते हैं और मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि उनको सही दिशा निर्देशन दिया जाए ताकि वो बच्चे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में निकल जाए, या जैसे छात्रवृत्ति में है तो छात्रवृत्ति में निकले। तो हमें सोचते हैं कि इन बच्चों को हम कोई दिशा निर्देशन ऐसे दे सके ताकि इन बच्चों का भविष्य सफल हो सके, केवल इसलिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है और मैं पलायन कर जाऊँ तो ये मेरा ज़मीर नहीं मानता, इसलिए कि मुझे हमें पहाड़ में रहना है और इन्हीं लोगों के बीच रहना। तो इसलिए मैं इन सभी लोगों के कई मेरे पास ऐसे बच्चे भी कि अनुसूचित जाति के भी कई बच्चे हैं कि जिनको मैंने इस बार प्रेरणा उनके अंदर भरी और वो जागृत हुए और आज उनका भी चयन उदयमान खेल के लिए हुआ। और मैं जी ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी यार। दोनों बच्चे आप देख रहे होंगे यार, जो जिस विद्यालय से वो पढ़ रहे हैं, जहां हम कहते हैं शिकायतें लेके पहुंच जाते हैं, ये बच्चे उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। और ये गुड़िया 1500 रुपये पर महीने है ना मिलता है प्रतिमा। हाँ, प्रतिभा के लिए जो आपने अभी जो खेल में इससे पिछले साल में किया और इस साल अब तैयारी कर रही है खेल की भी, जी है ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात होता है अभिभावक का अगर बच्चों पे ध्यान रहे तो चाहे स्कूल कोई भी हो, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, दोनों में भूमिका सिर्फ अभिभावक का रहता है। अगर अच्छे से वो पढ़े, यहीं से वो भी गए हैं जो IAS ऑफिसर बन के आज हमारे बीच में है। उनकी भी आप कहानी सुनोगे तो उन्होंने भी इन्हीं सरकारी स्कूलों से अपना अध्ययन पूरा किया। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मंगलेश घड़ियाल जी हैं जी, वो भी आपके धुमाकोट क्षेत्र से हैं और वो भी इन्हीं विद्यालय से पढ़े और उनके पिताजी भी टीचर थे और उन्होंने भी यहीं से पढ़ा और यहाँ से वो इतने उच्च पदों तक गए हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा प्रयास करें, हम लोग सरकार पे ही दोषारोपण न करके खुद में अगर हम बदलाव करेंगे तो हम अपने बच्चों को भी यहाँ से अच्छी शिक्षा और अच्छे खेल में भी अगर प्रोत्साहन करेंगे तो हमारे बच्चे भी कहीं बहुत अच्छी जगह पे निकल सकते हैं। और मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं समाज के लिए कुछ काम कर सकूँ और तमाम जितने भी बच्चे हमारे हैं जो खेल के लायक हैं उनको चयनित करना मेरा काम रहता है। और मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसे बच्चे चाहे वो किसी भी घर से हों, गरीब घर से हों, अमीर घर से हों, कहीं किसी भी घर से हो, वैसे पहाड़ में तो कोई अमीर घर से है नहीं, सभी गरीब घरों से। तो मेरा उद्देश्य रहता है कि इन बच्चों को मैं किस प्रकार से मैं किसी भी खेलों में या पढ़ाई के मामले में, अगर जहाँ तक मैं अपने मित्र मेरे सहयोगी है इसलिए राजीव नेगी जी, उनसे मैं सहयोग लेता हूँ कि राजीव नेगी जी इनके फॉर्म भरिए। अब की बार पहली बार ये हुआ था कि मैंने किसी एक समुदाय विशेष का के बच्चों का मैंने फॉर्म भरा था, उसमें से एक लड़की आप खेल के लिए चयन हो गई है। ये मुझे आशा है कि वो चयन हो जाएगी, उसके मार्क्स देख के, उसके मतलब कहने का मतलब कैलिबर देख के हमें पता चलेगा कि इसका वहाँ पे रिजल्ट सफल होने वाला है और वो निकलेगी। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही यार। सबसे बबड़ी दिक्कत कहाँ आती है अजयपाल भाई, जो योजनाएं जो सरकार लाती है लेकिन ये चीजें धरातल पता नहीं होती, प्रसारित नहीं हो पाती है, जानकारी नहीं हो पाती है। जो बच्चा टैलेंट, देखो टैलेंट हमारे पहाड़ में इतना है कि जो छुपी की छुपी रह जाती है, सामने नहीं आ पाती है, जिसको आप लाने की प्रयास कर रहे हैं फ्रंट में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है अजय भाई। ऐसा आज की डेट में बहुत कम लोगों को देखता हूँ जो इस तरह के काम कर रहे होंगे क्षेत्र में। शायद संजीव जी आप मुझे पहले से जानते होंगे, मैं FPO से भी जुड़ा हुआ हूँ और मेरा एक उद्देश्य रहता है कि यहाँ पे धरातल पे खेती और ये बच्चे भी हमारी खेती हैं और इस खेती को किस प्रकार बनाना है ये हमारा दायित्व है। बिल्कुल। और इस दायित्व को निर्वहन करना हमें मानकों पे खरा उतरना पड़ेगा ताकि हम इन बच्चों का भविष्य और इस खेती का, तो इसलिए मैं खेती पे भी जोड़ देता हूँ और बच्चों की भविष्य पे भी जोड़ देता हूँ और उनके सर्वांगीण विकास के लिए मैं लगातार क्षेत्र में कार्य करता रहता हूँ। बिल्कुल अजय भाई यार, मैं भी आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप ऐसे ही बच्चों के बीच में और ऐसे ही जो योजनाएं जो पता नहीं होती है हमारे इन पहाड़ों में, जो गाँव में, तो आप भी प्रसारित करते रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आप धन्यवाद के पात्र हैं। और एक सवाल सर मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, जो हमारे पहाड़ में काम करना चाह रहे हमारे प्रवासी भाई जो आजकल बाहर नौकरी कर रहे हैं, कई बार उनके मन में विचार आता है। जब मैं अभी हाल ही में मैं दिल्ली में गया था, एक खेल का प्रोग्राम था, तो वहाँ पे मैंने ऐसे ही बात छेड़ी तो वो कह रहे थे भाई साहब यहाँ कौन रहना चाह रहा है इस दिल्ली NCR में या जो बाहर हम लोग रह रहे हैं, ये तो मजबूरी है हर किसी की।
करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आपकी तरफ से कैसा क्या मैसेज रहेगा कि पहाड़ों में भी स्वरोजगार हो सकता है और कैसे करके वो लोग यहाँ पे स्वरोजगार कर सकें? कुछ दिन पूर्व यहाँ पे एक गलत खबर फैली थी कि सरकार के द्वारा कुछ ज़मीनें अपने अधिकार में ले लिया गया है, जिसमें कि ये आप गिजार तोक कहते हैं इसको। जी जी गिजार तोक, जी जी, गिजार तोक कहते हैं। और इसके सामने भंडार शहर है। तो इन 2 गांवों को यहाँ पे वो ले लिया गया था कि सरकार ने कहा था कि मतलब ये लोगों के द्वारा एक भ्रांति फैलाई गई थी, परंतु हो ना हो भविष्य में तो ये बात सत्य हो सकती है। बिल्कुल, इसलिए मेरा मानना है कि इन 2 जगहों पे अगर आज भी हम मछली तालाब ये जो जगह है, अगर कोई खेती नहीं कर सकता तो आप देखिए संजीव जी कि इसमें नेचुरल रूप से पानी है। और अगर इसमें मछली तालाब बन जाती तो लगभग ये जो है ये 2-3 हेक्टेयर की ज़मीन है। तो अगर इसमें मछली तालाब बन जाए तो किसी का क्या बुरा हो जाता। और उन लोगों की ही तालाब रहते जिन लोगों की यहाँ पे ज़मीन है। तो मेरा मानना है कि अगर कोई भाई घर में बेरोजगार है और उसको ये सौंप दिया जाए कि आप इस क्षेत्र में मछली तालाब कीजिए, तो हो सकता है कि उसकी भी आय के स्रोत बढ़ेंगे और ये ज़मीन भी सुरक्षित रहेगी। तो मेरा मानना है कि अगर इस प्रकार से हम कुछ कार्य कर सके तो ये जो है ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी साबित। बिल्कुल, आपने अजय पाल भाई आपने सही बताया कि खेती की ज़मीन जो है और यहाँ पे पानी भी पर्याप्त मात्रा में है, तो यहाँ पे मछली पालन से लेकर कहते हैं ना जहाँ पे पानी वहाँ पे कई मल्टीपल काम आप कर सकते हो। अब मछली पालन ही नहीं, आप खेती भी कर सकते हो। उसी में आप लोग आजकल जो पॉली हाउस वगैरह जो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं उसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, है ना। उद्यान विभाग से कई ऐसे योजना भी है। लेकिन हाँ, आपने कहा कि उदासीनता भी है सरकार की तरफ से उदासीनता भी है, उसको भी हम ही लोगों को जोड़ देना पड़ेगा, उस उदासीनता को हमें हटाना पड़ेगा। आप जैसे अगर लोग जो समाज में काम कर रहे हैं इस तरह के, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसे ही काम करके हम लोग ये प्रयास तो ज़रूर कर सकते हैं कि ये जो उदासीनता है इसको भी हम दूर करने की कोशिश करें। सरकार के बार विभाग में पहुँचें, बार उनसे योजना के बारे में पूछें कौन कौन से हैं और धरातल पर कैसे उतारी जा रही है। क्यों? जी धन्यवाद अजय भाई, आपने टाइम दिया, समय दिया पहाड़ न्यूज़ 24 पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अगर बात करें अजय पाल भाई पहाड़ों में रह रहे हैं, यहीं से पढ़ाई लिखाई की और यहीं पे आज अपना रोजगार कर रहे हैं, एफपीओ भी चला रहे हैं, एक सहकारिता भी चला रहे हैं जिसमें कम से कम 300-350 किसान जुड़े हुए हैं और उनसे मिलके वो लोग चाहे बीज का हो चाहे कई ऐसे योजनाएं हो सरकार की तरफ से, उनको भी उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो साथियों, हमारे साथ थे अजय पाल सिंह रावत जी जो कि इन कोटरी सेंट से आते हैं, और आपको कैसा लगा उनसे मिलके आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा। देखते रहेगा साथियों पहाड़ न्यूज़ 24।